नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। स्थिति अगर कल से ही हम देखें तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन रही है, क्योंकि कल हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा दिया था वो 384 386 के आसपास का था। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें यह बताया कि 350 से ज्यादा लोग आज इन्फेक्टेड हुए। यानी हर 24 घंटों में अगर हम एक एवरेज देखें पिछले 2-3 दिनों से, तो जो तादाद है कोरोना पॉजिटिव लोगों की वो 300 के हिसाब से बढ़ रही है। यानी ये डबल ट्रिपल हो रही है पिछले हफ्ते के मुकाबले, और इसीलिए ये संकट और भी ज्यादा गहरा रहा है, ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। बहुत जल्दी से हम बड़ी खबरों पर इस वक्त निगाह डालें तो दुनिया भर में जो कोरोना संक्रमितों का पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 9 लाख के पार चला गया है। पूरी दुनिया की स्थिति है। और मौत का जो आंकड़ा है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से वो 49,000 के पार चला गया है, 49,000। यानी बहुत मुमकिन है कि कल जब हम आपके सामने हाजिर हों तो यह आंकड़ा 50,000 के पार चला जाए। वर्ल्ड सिनेरियो में पूरी दुनिया में आप अंदाजा लगाइए। इसीलिए बार बार हर तरफ से कहा जा रहा है कि यह कितना भीषण वक्त है, यह कितनी बड़ी चुनौती है। अगर हम इसे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोरोना का आंकड़ा यहां 1965 हो गया है, 1965। यानी हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखिए तो यह 2000 को पार कर जाएगा बहुत जल्दी। और देश भर में जो कोरोना से मरने वाली मौतें हैं, होने वाली जो मौतें हैं, वो 50 के आंकड़े को पार कर गई हैं, पार कर चुकी हैं। स्थिति भीषण और भयावह धीरे धीरे हो रही है। 24 घंटों में कोरोना से हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में 12 लोगों की मौत हुई है और 328 24 घंटों में नए मामले सामने आए हैं। अब जरा जल्दी से हम इसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें। उत्तर प्रदेश में कुल 121 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी पूरी आशंका है कि यह संख्या बढ़ सकती है, बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि एक व्यक्ति ने खुदकुशी की है कोरोना की दहशत से, कोरोना के डर से। ये शामली का रहने वाला व्यक्ति था, अस्पताल में भर्ती था, लेकिन इसने खुदकुशी कर ली क्योंकि इसके भीतर एक किस्म का डर बैठ गया था। वहीं अगर हम जल्दी से देश की राजधानी दिल्ली का हाल देखें तो यहां जो केसेस हैं वो 152 केसेस सामने आ चुके हैं। इन अगर मामलों की, इन उदाहरणों की रोशनी में देखा जाए तो उससे आप खुद ही सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यह संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। यानी हर 24 घंटों में यह स्थिति कितनी भीषण हो रही है। इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि कल यानी शुक्रवार को सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो संदेश जारी करेंगे, राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। कयास यही है, संभावना यही है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से चेतावनी दे सकते हैं और हमें और ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कह सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच जो तमाम तैयारियां हैं, चुनौतियां हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, जायजा लिया है, एक कमिटमेंट दोहराया है देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, कि राज्यों के साथ मिलकर हम पूरी मुस्तैदी से इस लड़ाई को लड़ेंगे और कोरोना को हराएंगे। उधर कांग्रेस पार्टी की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्होंने आज सीडब्ल्यूसी की बैठक की बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और लॉकडाउन को जरूरी बताया। कहा कि 21 दिनों का लॉकडाउन बेहद जरूरी था, लेकिन उन्होंने केंद्र की सरकार को निशाने पर लिया, यह कहते हुए कि यह अनियोजित था, इसकी कोई तैयारी नहीं थी, इसकी कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी, जिस वजह से कामगारों को, मजदूरों को बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ा और बड़ी मुश्किलों से जूझना भी पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज उन्होंने टीम 11 के साथ बाकायदा बैठक की है, पूरे प्रदेश की तैयारियों का जायजा लिया है, मेडिकल तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को कहा है खास तौर से मरकज वाले मामले में कि छापेमारी लगातार की जाए और जो भी लोग चिन्हित हो उनके खिलाफ
एफआईआर दर्ज की जाए। इतना ही नहीं, लगातार मुख्यमंत्री गरीबों को मुफ्त राशन वितरित करवा रहे हैं और इस व्यवस्था की भी बाकायदा निगरानी की जा रही है। कुल मिलाकर चुनौतीपूर्ण वक्त चल रहा है। आगे ये चुनौती और ज्यादा भीषण होने जा रही है, क्योंकि एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते पहले तक हम जिन आंकड़ों में देखते थे वो 150 का, 182 का, 160 का, 250 का आंकड़ा होता था, वो अब 2000 के मुहाने पर खड़ा है। 1965 केसेस हो चुके हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहा है और वहां पर 19 मौतें अब तक इस कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के भीतर सेना के बुलाए जाने पर भी बात हो रही है और महाराष्ट्र की सरकार लगातार इस मुतालिक केंद्र सरकार के संपर्क में है। प्राइम न्यूज अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार आप लोगों से यह अपील कर रहा है कि कृपया करके लॉकडाउन का 100% पालन करिए, संपूर्ण पालन करिए, क्योंकि लॉकडाउन के ये हालात हमारी और आपकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। दूसरा, सरकार के हर दिशा निर्देश का आप कृपया करके पालन करें और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में हर जगह यही चुनौती फिलहाल चल रही है, क्या अमेरिका हो, क्या यूरोप हो, क्या इटली, ईरान, जापान, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हर जगह यही कहा जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि आप कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग करें कुछ दिनों तक, जब तक यह भीषण संकट टल नहीं जाता है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बहुत जल्दी अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर एक एक मेहमान से हम आज बातचीत शुरू करें। आज के पैनल में हमारे साथ गौरव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ राहुल तालान साहब, राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा, रेस्पिरेटरी फिजिशियन विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम तालान साहब के पास एक टिप्पणी के लिए जाना चाहेंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास होते हुए हम अनुज आत्रे साहब और गौरव जी को जोड़ेंगे। तालान साहब, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और उत्तर प्रदेश या देश के लोग किस मनोदशा में हैं? हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का लोग बड़ी जिम्मेवारी से पालन कर रहे हैं, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही और हीला हवाली हो जा रही है। हम और आप और तमाम पैनल के लोग इस बात के साक्षी हैं कि जब हमने इस चुनौती पर चर्चा करनी शुरू की तो यह आंकड़ा 55, 80, 150, 180, 250 से होते हुए आज ये 2000 के मुहाने पर खड़ा है। पूरी दुनिया का तजुर्बा बताता है तालान साहब कि 6-8 हफ्ते में पूरी दुनिया में स्थिति यही थी। पूरी दुनिया में वहां भी 80, 250, 500 इस तरह से ही केसेस थे, लेकिन आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है कि 5100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमेरिका की स्थिति है कि वहां 5000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में जो अपने आप को वर्ल्ड पावर कहता है, जो वर्ल्ड पावर है भी। हिंदुस्तान किस बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है हम सब जानते हैं, समझते हैं। हमें बताइए कि आम भारतीय की, आम नागरिक की मनोदशा को आप कैसे देख रहे हैं, जिन लोगों से आप मिलजुल रहे हैं। राहुल तालान साहब, देखिए, कोरोना को लेके लोगों में एक डर तो है, पूरे देश में डर है, पूरे विश्व में डर है। जहां जहां इसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, वहां हम इस बीमारी को दूर बस धकेल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे एक बचाव का एकमात्र उपाय है। जहां जहां जिस देश ये पालन कर रहे हैं अच्छे से, वहां इसके हम दूर धकेल पा रहे हैं इस बीमारी को। लेकिन भारत में क्या है, भारत में लॉकडाउन हुआ, लोगों ने बहुत अच्छे से पालन किया, लेकिन एक समुदाय ने, एक जमात ने, तबलीग की जमात ने इस देश में कोरोना के अचानक से केस के जो कर्व है उसको बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा केस, 400 केस एक अचानक से सामने आए और फिर मौत भी बढ़ने लगी है और फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी, वो यहाँ से निकल गए, कहाँ कहाँ गए, किस किस के टच में आए। अब ये जो भारत में, अब इसको काबू में लेके आना बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, WHO हमारी तारीफ कर रहा है, हमारी सरकार की तारीफ कर रहा है कि भारत विकासशील देशों के लिए एक मॉडल हो सकता है इसको रोकने के लिए जी। लेकिन क्या हम इन सब चीजों से अगर जो आगे जाके सोचें और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखें कि वो यहाँ से आसाम पहुंच गए, अंडमान तक पहुंच गए, तबलीगी वाले ने पूरे देश में इसको
फैला दिया है। अब ये थर्ड स्टेज वाली कंडीशन हमारे सामने है, बिल्कुल कोई बोले या नहीं बोले कि हम थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है कि हम थर्ड स्टेज में पहुंच गए जहां हमें पता ही नहीं है किससे किस कॉन्टेक्ट को फैला है और कहां कहां जा रहा है। इसीलिए सर कल मोदी जी आएंगे और मुझे लगता है, देखिए मैं तो बोल रहा हूँ कि आर्मी डिप्लॉय कर देनी चाहिए। जैसे डॉक्टर्स की टीम पे हमला हो रहा है, ये कितना निंदनीय है। मैं देखिए मुसलमानों से इस चीज को लेकर बड़ा निराश हूं कि कहां उनकी शिक्षा गई, कहां वो पढ़ाई लिखाई गई। मैं तो देख के जो अपने अब सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी ये इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। समाज को सामने आके बोलना है, समाज के धर्मगुरुओं को सामने आके बोलना है कि भाई ऐसा मत करो, डॉक्टर्स हमारी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए वो काम बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमला हो रहे हैं, कितना निंदनीय बात है। इस देश को आप कहां ले जाके, आप देखिए मैं इसके सोशल इंपैक्ट भी बता देता हूं। बहुसंख्यक समाज इस चीज से निराश होगा और नाराज होगा। आप क्या सोच रहे हैं, आप जो एक्ट कर रहे हैं इससे बहुत अच्छा प्रभाव जा रहा है आपके समाज का। आप पहले से लोग बोलते थे कि वो इस्लामिक टेररिज्म, वो वर्ड वो फैला, सबने देखा उस चीज को कि इस्लामिक टेररिज्म। आपको उन चीजों को सुधारने की बजाय आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिससे दूसरे समाज में आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोचा जा रहा है। आप इस समाज, मुसलमान समाज के धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को सोचना होगा कि हमें कैसे इन सब चीजों से लड़ना है और कैसे, अगर जो आपके यहाँ अशिक्षा है, कौन फैला रहा है इतना सारा ये जो भी वो है, जो भी फॉल्स जो भी ये चल रही हैं। जी तालान साहब, इन सवालों को एड्रेस करना होगा और जब तक ये सवाल एड्रेस नहीं होते तब तक इस चुनौती को ठीक से काबू में करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तालान साहब, हम दोबारा अगले हिस्से में आपके पास आते हैं। एक बार जल्दी से डॉक्टर साहब को, आत्रे साहब को और यहां हम गौरव जी को जोड़ना चाहते हैं। पिछले 24 घंटों में जो परिस्थिति बदली है, जो चुनौती और बड़ी हुई है, हम उस पर सारे सम्मानित मेहमानों के वक्तव्य, उनकी प्रतिक्रियाएं लेना चाहते हैं। डॉक्टर सिन्हा, कल भी हम और आपने बातचीत की थी, तकरीबन रोज ही प्राइम न्यूज पर आप दर्शकों से संवाद करते हैं और बिल्कुल। उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हमें ये बताइए कि 24 घंटों में आप इस स्थिति को अब किस तरह से देख रहे हैं? 2-4 सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, पिन किए जा रहे हैं। एक सवाल थर्ड स्टेज का है, एक सवाल कम्युनिटी स्प्रेड का है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से ये जो आंकड़ा है, ये 250-300 की संख्या में बढ़ रहा है। क्या हम थर्ड स्टेज के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं? और क्या इसीलिए कल, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रहा हूं, आप पता नहीं उससे कितना एग्री होंगे या नहीं होंगे, क्या इसीलिए कल एक बार फिर से देश को चेताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं? कल सुबह 9 बजे वो संबोधित करेंगे। डॉक्टर सिन्हा। हाँ देखिए, नमस्कार राजीव जी। जैसा मैंने कल भी कहा था कि हम बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं और ये दहलीज हम आप कब लांघ लेंगे हमें खुद भी मालूम नहीं है। स्टेज 3 में जैसे कहा जाता है कि ये एपिडेमिक हो गया और कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगा है। अभी तक भी जो भी केसेस आए हुए हैं वो सारे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के हिसाब से हैं जी। बट हम मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये बहुत एक पतली लाइन है और वो कब क्रॉस हो जाए हम कोई नहीं जानता है जी। और इसीलिए हमें ये सारी कवायतें हम कर रहे हैं, इन सारी कवायतों को अभी 100% 200% तरीके से उसको करना पड़ेगा, तभी हम इसको और देखिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। संख्याएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट अभी भी कंपेयर टू, मैंने जैसे कल ही बताया था कि डेंसिटी के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, तो केसेस के नंबर जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। और हमारी टेस्टिंग भी बढ़ी है, हम टेस्टिंग का अनुपात भी बढ़ाया है हमने। जैसे पहले हम 1000-2000 कर रहे थे, हम अब 4000-8000 भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली नंबर बढ़ेंगे। तो इसको इतना नेगेटिव में नहीं देखना है। अभी भी जो हम कर रहे हैं इसमें अगर जो बाकी पब्लिक की भागीदारी अगर रहती है, जन भागीदारी अगर रहती है, तो शायद जो है हम उसे और खराब होने से बचा सकते हैं। अभी भी बचा सकते हैं, हम खराब होने से बचा सकते हैं। एक सवाल जेहन में है डॉक्टर सिन्हा, वो हम ये जानना चाहते थे कि कल जो आप कह रहे थे, कल आपने इटली के परिप्रेक्ष्य में एक फुटबॉल मैच का उदाहरण दिया था हम सबको। बिल्कुल। हमें ये बताइए कि
अमेरिका में 5,000 मौतों का होना कोरोना वायरस से ये क्या इशारा कर रहा है सर? ये हमें क्या बता रहा है? अमेरिका जैसा कंट्री इस वायरस से नहीं लड़ पा रहा है या उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हम लोग लगातार ये दलील दे रहे थे, सुन भी रहे थे, एक विशेषज्ञ के नाते आप भी कह रहे थे कि इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हम अमेरिका के केस में देख रहे हैं कि 5,000 मौतें वहां हो चुकी हैं। ये क्या इशारा कर रहा है सर? देखिए, अगर उनकी 5,000 मौतें, 5,000 की 10,000 मौतें हुई हैं, लेकिन उनमें केसेस जो है 2 लाख से ज्यादा भी आए हैं। तो 2 लाख में अगर हम 5,000 या 10,000 जो डेथ देखते हैं, वो अनुपातन उतना ही आता है, 2 से 2.5 के बीच में ही आ रही है हमारे पास में। तो मोर्टेलिटी रेट जो है यही है कि कितने पेशेंट्स को हुआ है और उसमें से कितने की डेथ हुई है। तो वो अनुपात अभी भी पूरे विश्व, इटली में और स्पेन में थोड़ा ज्यादा है। इटली और स्पेन में वो 5 से 10% के करीब में है जी। बट अभी भी यूएस में भी देखा जाए तो 2 लाख केसेस में हमारे पास केवल 10,000 के करीब में यूएस में। डॉक्टर सिन्हा, यूएस में इतना तेजी से स्प्रेड होने की वजह, इटली का एक उदाहरण तो हमने देखा जो आपने बताया, लेकिन अमेरिका में, यूएस में इतना तेजी से स्प्रेड हुआ कि 2-2.5 लाख तक ये पहुंच गया। कोरोना पॉजिटिव केसेस वहां सामने आ गए। 5,000 से ज्यादा, आप 10,000 बता रहे हैं कि वहां मौतें हो चुकी हैं। अलग बात है कि अगर हम मोर्टेलिटी रेट को निकालें तो वो 2.5 बैठता है। वहां कौन सी बड़ी लापरवाही हुई जिस वजह से नंबर ऑफ केसेस इतनी बड़ी संख्या में हमारे सामने है? देखिए, वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग और पब्लिक लॉकडाउन जो होना था वो काफी लेट में हुआ है। अगर आप, इंडिया ने उससे पहले कर लिया था। इंडिया में केसेस उससे काफी कम होने के बावजूद भी जो लॉकडाउन है वो बहुत पहले किया है। आप कहीं बहुत जगह पढ़ रहे होंगे कि हमने शायद लेट किया है, लेकिन आप यूएस से कंपेयर करें और बाकी और देशों से भी कंपेयर करके देखें तो हमारे यहाँ जो लॉकडाउन हुआ है वो काफी पहले है, वो निर्णय काफी पहले लिया गया है। फुल लॉकडाउन तो फिर भी हमारे 24 से हुआ था। अगर हम देखा जाए तो सरकार इस पे जो निर्देश दे रही थी वो अमूमन आपको 10 तारीख जो होली के टाइम से ही आपको ये आदेश थे कि कम से कम लोग आपस में जाए। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको यूएस में नहीं हुई, ये काफी लेट हुई हैं। लॉकडाउन काफी लेट हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट जो था, दो वहां से केसेज और सारी चीजें बताई जा रही थी, बट लोगों ने उसे फॉलो नहीं किया। सबसे ज्यादा जो केस जो उनके थे न्यूयॉर्क से जो आए हुए हैं, वो एक तरह से बिजनेस हवे पूरे वर्ल्ड का। वहाँ लोगों का जो आवागमन था वो काफी ज्यादा था कंपेयर टू बाकी देशों की तरह से। तो ये जो आपने 2 बातें कही डॉक्टर सिन्हा, हम इन 2 बातों को समअप करके अपने दर्शकों से मुखातिब होना चाहते हैं इससे पहले कि आत्रे जी को जोड़ें। एक तो बात आपने कही लॉकडाउन को लेकर, शायद तालान साहब ने भी अभी कहा था, शायद यही वजह है कि WHO ने भारत की और भारत की मोदी सरकार की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि विकासशील देशों के लिए भारत एक उदाहरण पेश कर सकता है, एक उदाहरण पेश कर रहा है जिस तरह से हमने कोरोना वायरस के मामले में डील किया है। नंबर 1। नंबर 2, खास तौर से प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए हम ये बताना चाहते हैं, हमने जो सवाल डॉक्टर सिन्हा से किया इसके पीछे की वजह यह थी, डॉक्टर सिन्हा ने आंसर क्या दिया कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। कहां? अमेरिका में। और नतीजा हमारे सामने है। हम सब जानते हैं, जब अमेरिका और इंडिया की तुलना करते हैं कि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर के तौर पर कहां खड़ा है और हम किस स्थिति में हैं। इस सब के बावजूद खतरा कितना बड़ा है कि यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो नहीं किया जो आपके हमारे देश में बार बार कहा जा रहा है। अगर हम भी नहीं मानेंगे तो हमें वैसे ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कृपया करके बार बार यह कहा जा रहा है, हर कार्यक्रम में कहा जा रहा है, हर मंच से कहा जा रहा है, हर संवेदनशील व्यक्ति आपको बता रहा है कि कृपया करके अपने को लॉकडाउन में रखिए, आइसोलेट रखिए, बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, हमें उदाहरणों से सीखना समझना भी चाहिए। हम गौरव जी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार आत्रे साहब को जोड़ेंगे। गौरव जी, फिर इन टोटलिटी एक बार ही आंसर करिएगा तो हम विषय को और आगे बढ़ा पाएंगे। आत्रे साहब, पिछले कुछ दिनों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं और आज
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की। हम ये देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से एक तरह से विपक्ष की बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने सरकार के द्वारा किए गए उठाए गए जो कदम थे उनकी बड़ी तारीफ की। लेकिन आज हमने देखा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह कहा गया कि साहब ये जरूरी निर्णय था लेकिन अनियोजित था। इसका क्या अर्थ है, हमारे दर्शकों को समझाइए सर। राजीव जी, निश्चित तौर पे क्योंकि ये जो हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है जी, विश्व पर आया हुआ है, लेकिन फिलहाल हमें अपने देश की चिंता करनी पड़ेगी कि हमें अपने देश से पहले प्यार है। तो मैं कहूंगा कि जहां देश की बात होगी, कांग्रेस पार्टी चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, देश के साथ खड़े होते हैं हमेशा संकट की घड़ी। और ये बहुत बड़ा संकट आया है और यही कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस समय मोदी सरकार के साथ खड़े होने का समय था, इनके साथ खड़ा हुआ, इनको इनके साथ मजबूती से इनका समर्थन किया। जो जो निर्णय सरकार ने लिए, कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन करके और बोला कि आप अच्छी तैयारी करिए और जहां हमारी आवश्यकता होगी हम उनको सलाह मशवरा देते रहेंगे। लेकिन देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए भी सरकार को तैयार रहना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आपकी केवल आलोचना के लिए आलोचना की जा रही है। अगर कहीं कोई चूक रह रही है और वो चूक सरकार को नहीं समझ में आ रहा, अगर कोई विपक्ष के नेता या विपक्षी दल अगर कोई समझा रहा है तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये नहीं लेना चाहिए कि हमारी बुराई कर रहे हैं। ये हमें कमियों से अगर हम नहीं सीखेंगे तो आगे वो कमियां दूर कैसे होंगी। उसी के मद्देनजर जो है हमारी आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने आज सरकार को चेताया है। जब अच्छा काम था तो अच्छे काम की भी तारीफ की है और ये भी चेताया है कि थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में जो है निर्णय ना लें सरकार। उससे पहले जो भी सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिए वो एक अलग विषय था कि चलिए वो आर्थिक निर्णय थे, उनसे नुकसान हानि वो तो फिर रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर जान का हानि होगी तो वो नहीं रिकवरी हो पाएगी। जिस हमारे देशवासियों की जान चलेगी किसी बीमारी की वजह से तो वो जान वापस नहीं आने वाली। इसीलिए उन्होंने चेताया कि जिस प्रकार से हड़बड़ी में ये लॉकडाउन किया गया और उसके बाद किस प्रकार की हम देखते हैं कि देश की राजधानी, क्योंकि राजधानी में तो बहुत जल्दी मामला हाईलाइट हो जाता है, इसलिए सबकी नोटिस में आ गया और अन्य प्रदेशों में अभी मामले नहीं आ रहे हैं सामने। हमने देखा है किस प्रकार से आनंद विहार बस अड्डे में लोग कैसे लाखों की तादाद में लॉकडाउन होने के बावजूद वहां पर लोगों का जमावड़ा हो गया जी। आत्री साहब बस दो तीन चीजें, फिर हम जल्दी से आप जो कह रहे हैं वो गौरव जी के हवाले करेंगे और वो आपकी बात का आंसर करेंगे। हम उनसे उत्तर प्रदेश में सरकार और क्या तैयारियां कर रही है, लगातार अपडेट हम प्राइम न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं, वो हम सवाल उनसे पूछे। हमें ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हड़बड़ी में लॉकडाउन किया गया और WHO इसी लॉकडाउन की तारीफ कर रहा है। अभी डॉक्टर सिन्हा ये कह रहे थे कि हमारे यहां समय से बहुत पहले, और हम देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि आज की तारीख में यूएस में जो स्थिति बन रही है, यूएस जिस तरह से आज चुनौती का सामना कर रहा है, पूरा वर्ल्ड कर रहा है, लेकिन वहां 5,000 से 10,000 के बीच मौतें हो चुकी हैं। तो जिस लॉकडाउन की तारीफ WHO कर रहा है वो लॉकडाउन कांग्रेस पार्टी को हड़बड़ी में लिया गया फैसला क्यों लगता है आत्रे साहब? उसके पीछे क्या वैलिड रीजन है, प्लीज बताइए। मैं जवाब दे देता हूँ राजीव जी, उदाहरण के तरीके, बिल्कुल उदाहरण के साथ आपको उसका मैं जवाब दूंगा। क्यों बोल रहे हैं? हड़बड़ी का मतलब ये होता है कि आपने निर्णय ले लिया, ठीक है, देश ने स्वीकार किया, देश की जनता, आपने पहले जनता कर्फ्यू लगाया, जो है 21 तारीख को जनता आपके साथ रही, आपने कहा लॉकडाउन, पूरी देश की जनता आपके साथ रही। लेकिन जहां कहीं अगर जनता भारी तादाद में कहीं इकट्ठी हुई है, कोई भी हमारे धार्मिक स्थलों में जनता जहां पर अटक गई, लॉकडाउन हो गई, उनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं कोई बाहर से आया हुआ है, चलिए ठीक है, कोई प्रदेश में है, कोई अपना कोई नौकरी कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, नहीं जा पा रहा, वो अपने स्थान पर है, अपने किराए के मकान पर है, कहीं अपनी जगह है, वो फिर भी सेफ है। लेकिन जो लोग तीर्थ यात्राओं में जाकर के या जिस प्रकार से यहाँ जमात में जो लोग निजामुद्दीन में फंस गए, उनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये अलग विषय है कि वो क्यों एकत्रित हुए, 144 लग गई, उसके बाद भी वो लोग एकत्रित हुए, वो सब ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स की गलती थी, उसको गलती का उनको भुगतना पड़ेगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन वो जनता थी जो वहां पर फंसी हुई थी, वो जनता है जो वहां पर उसको इफेक्टेड हो रही है। कुछ लोगों के कोरोना वायरस से इफेक्टेड होने की वजह से वहां सैकड़ों लोग और भी इफेक्टेड होने का उनका खतरा बना रहा और लगातार प्रशासन वहां पर उसने कोई निर्णय नहीं लिया। जब WHO की टीम वहां पहुंच जाती है 26 तारीख को, तो सबके कान खड़े होते कि वहां पर इतनी 2000 की तादाद में लोग खड़े हुए हैं, इनको चलिए। वो उसके बाद जब देश की तमाम मीडिया को हम सलूट करना चाहेंगे कि आज हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है कोई बात मजबूती से उठाता है तो सरकार के कान तुरंत खड़े होते हैं। उसके बाद उनको लिया गया निर्णय और जो है उसके बाद कल उनको जो है वहां से निकाला गया।
ये किसकी चूक थी? हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर ने गलती की उसका उनको दंड भुगतना चाहिए, लेकिन जब आपने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया, आपने बोल दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया जो जहां है वहीं रहे, कोई नहीं जाएगा कहीं भी, आपने ट्रेन बंद कर दी, बसें बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी, गाड़ियां बंद कर दी, तो ये बताएं जनाब वो जाएंगे कैसे? अपने जो जहां से आया वो घर पहुंचेगा कैसे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका बंदोबस्त किसने करेगा? ये तो सरकार को देखने का। साहब हम इसको और स्पेसिफिक करें, हम बहुत जल्दी से और स्पेसिफिक करें। दो प्रश्न आपसे करना चाहते हैं, फिर हम गौरव जी के पास जाएंगे। ये जो दो उदाहरण आप रख रहे हैं, एक तबलीगी जमात और मरकज वाला जो मसला जिसको उदाहरण के तौर पर रख के आप ये बात कह रहे हैं, और दूसरा जो कामगार जो मजदूर वर्ग पलायन करके यहाँ से गए अपने अपने इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों में, ये दो बड़ी चूकें आप मानते हैं इस सरकार की? इन्हीं को बेस बनाकर आप ये कह रहे हैं कि ये अनियोजित था? सोनिया जी ने आज ये कहा कि ये अनियोजित था, या और भी कोई बड़ी चूक आपको लगती है? एक दूसरा आत्रे साहब, दूसरा हमें ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, वीडियो मैसेज जारी करने वाले हैं। कोई कयास, कोई संभावना, कुछ आकलन कर सकते हैं कि कल क्या प्रधानमंत्री कह सकते हैं देश को? हाँ राजीव जी, मैं देखिए आपने बिल्कुल निश्चित तौर पे जो दो बातें कही थी, हम इसे चूक नहीं कहेंगे क्योंकि ये विषय नहीं है, ये समय नहीं है सरकार की किसी प्रकार का आलोचना का। हम ये कहते हैं कि ये ठीक है आपने लॉकडाउन किया, लेकिन इन चीजों को टेक केयर करना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। दूसरी बात ये है कि आपने बोला सोनिया जी ने देखिए इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण आज बात जो सरकार को जो लाई है कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन तो एक है ही हमारे पास, जो केवल एक वही हमारे पास है, लेकिन जो लोग इससे अफेक्टेड हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए केवल और केवल हमारे पास डॉक्टर और हमारे मेडिकल स्टाफ, वही हमारे पास विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो सोनिया जी ने सरकार को चेताया कि ये जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हैं, इन लोगों की, चिकित्सकों के, स्वास्थ्य कर्मियों की जो है इनको सहयोग मिलना चाहिए, इनकी सुरक्षा का ध्यान होना चाहिए। इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, इनके पास N95 मास्क इनके पास भारी जो है पूरी तादाद में अवेलेबल होने चाहिए, हजमत सूट होने चाहिए, क्योंकि आज डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ इन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्संस को ये ठीक कर रहे हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, तो इन लोगों को भी अपना खतरा है कि कहीं ये ना उससे जो है कोरोना से अफेक्टेड हो गए तो देश का क्या हालात होगा। तो सबसे पहले हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी जवाब ले लेते हैं। देखिए गौरव जी ने सब कुछ सुना है, अब हम गौरव जी को जोड़ लेते हैं और जवाब लेते हैं। गौरव जी, एक तो उत्तर प्रदेश की सरकार और क्या विशेष इंतजाम कर रही है वो प्लीज बताइएगा। ये जो मरकज में शामिल हुए लोग थे उनके चिन्हीकरण के लिए और क्या किया गया है इस पर बताइएगा। आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने जो चेताया है, बकौल आत्रे साहब के शब्दों में, जो कमियां उजागर की हैं, ऐसी कमियां जिनका उजागर होना बेहतरी के लिए है, बकौल आत्रे साहब, क्या इतनी हड़बड़ी थी कि कामगार और मजदूर वर्ग को लेकर एक किस्म के अनियोजन की स्थिति बन गई? अगर ये भी अच्छे से नियोजित हो जाते, इनके लिए रणनीति बन जाती, तो कम से कम ये संकट भी नहीं होता। इन चीजों के आंसर दीजिए गौरव जी। जी राजीव जी, बोलिए सर, बोलिए। जी तो जी उनको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस समय इटली और भारत दोनों में एक साथ इस बीमारी ने पांव पसारा था, और आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 मार्च को ही सोशल डिस्टेंसिंग बना करके होली का त्योहार मनाने की बात करी थी। एक तरफ जहां हमारा देश इतने महत्वपूर्ण त्योहार को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मना रहा था, वहीं इटली में लॉरेंस के मेयर गले लगा रहे थे चीनियों को, जिसका खामियाजा इटली को भुगतना पड़ा। संयोग बस कांग्रेस की अध्यक्षा इटली से ही है, इसलिए कम से कम इस मुद्दे को लेकर के भारत ने जो है जो करेक्टिव मेजर्स उठाए हैं वो दोषपूर्ण है, उनको इटली से सीखना चाहिए। दूसरा, WHO की जब गाइडलाइन आई लॉकडाउन के लिए, उसके पहले ही भारत ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था अपने देश में। यही कारण है कि भारत में जो ग्रोथ है इस बीमारी के बढ़ने का, वो अपेक्षाकृत दुनिया में सबसे न्यूनतम है, केवल सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को छोड़कर। रही बात इसके इस समय जो गति बढ़ी है, चाहे वो मजदूरों को अनियंत्रित होकर सड़कों पे आने वाली बात हो, या फिर तबलीगी जमात के लोग जो मरकज में मिले हैं उसकी बात हो, तो ये फेल्यूर है, इसमें हम इनकार नहीं करते, सरकार का फेल्यूर है। लेकिन ये
साझा जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की और उतनी ही जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी है, क्योंकि ये मरकज में जो लोग जुटे हुए थे 2000 से ज्यादा लोग जो जुटे थे, इसकी जानकारी बराबर सरकार को थी। और अब तो ये स्पष्ट हो गया है और वीडियो भी अब आपने एसएचओ का देख लिया है, पूरा वायरल हो चुका है। सारी चीजें उनको बार बार समझाया जा रहा था, नहीं मानने पर एनएसए अजीत डोभाल साहब उनको समझाने गए, उसके बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। और आज देखिए पूरे दिल्ली में 32 केसेस में से 29 केवल मरकज के लोग हैं जो इसमें बीमार हैं इस इंफेक्शन से, और पूरे देश में 400 लोग इंफेक्शन हुआ है उनको कोरोना का, जो लोग इसमें जमात में शामिल हुए थे। और पूरे देश में ये लोग घूम घूम कर सभी प्रदेशों में इन लोगों ने 3rd स्टेज में पहुंचाने की पूरी योजना रची है। और कहीं ना कहीं ये बहुत गहरी साजिश रही है और इसको इस नजरिए से देखने की आवश्यकता है कि ये वही जमात है जिसके नाम कई आतंकी संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हवाई जहाज को मिसाइल बना करके वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिराना जानते हैं। इसलिए कोरोना जैसे वायरस को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके मौत का नंगा तांडव देश में देखना चाहते थे। लेकिन संयोग की बात है कि ये पकड़े गए और लॉकडाउन के कारण ही जो स्प्रेडिंग जिस गति से इसकी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। गौरव जी बहुत छोटी सी बात गौरव जी, फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों पर जरूर बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में हालात किस तरीके से कंट्रोल में लेने की कोशिश हो रही है। देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया अपनी जगह सही हो सकती है, आप कह सकते हैं, लेकिन फिर सवाल घूमकर आपकी तरफ आ जाएगा। अगर इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी और उसके पीछे इतने बड़े बड़े उदाहरण थे बकौल आपके गौरव जी जो आप बता रहे हैं, तब तो केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी, केंद्र की एजेंसियों की जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती थी। जिस लॉकडाउन का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उसकी तारीफ WHO ने भी की है। आज हम जो कुछ जितना कंट्रोल में दिख रहे हैं उसमें एक बड़ी भूमिका लॉकडाउन की है, ऐसा एक विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सिन्हा भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सारी जिम्मेदारी मरकज या दूसरे तरह के लोगों को रोकने की बाकी सबकी थी, आपकी पार्टी आपकी सरकार की नहीं थी, ऐसा भी तो नहीं है गौरव जी, बोलिए। राजीव जी, ये तो सम्यक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति की है, हम उससे बच नहीं सकते। हाँ। ना हमारी पार्टी बच सकती है ना हमारी सरकार बच सकती सच है। ठीक है, हम उस जिम्मेदारी को लेते हैं, नैतिक रूप से पूरी तरह से लेते हैं। परंतु जिस तरीके से इसमें आप एजेंसीज की बात कर रहे हैं, सूचना एजेंसीज की, तो वो इनपुट के आधार पर ही अजीत डोभाल साहब वहां गए थे समझाने। आज आप देख लीजिए, केवल उत्तर प्रदेश में 287 विदेशी नागरिक पकड़े गए। गौरव जी, अच्छी बात, गौरव जी बहुत अच्छी बात, गौरव जी बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बात का जिक्र किया कि साहब 29 तारीख की रात को डोभाल साहब गए, उनको वहां जाना पड़ा। हमारा अगला सवाल यह है कि साहब जब इतनी सीरियस सिचुएशन थी तो इसमें समझाने वाली कौन सी बात थी साहब? सख्त एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत लेना चाहिए था। और उससे पहले जो कोशिश हो रही थी, आपको जानकारी में होगा कि डोभाल साहब से पहले भी कई कोशिशें हो रही थी इन लोगों को वहां हटाने की। इतनी कोशिशों को करने की जरूरत इस चुनौतीपूर्ण वक्त में नहीं थी, एक सख्त एक्शन लेने की जरूरत थी जिससे कम से कम ये लोग उस तरह का कैरियर न बनते। अभी तालान साहब ने शुरुआत में कितनी अच्छी बात कही और आपने भी कहा कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी में हम सब अलग अलग जगह पर थोड़ा चूक जाते हैं जिस वजह से ऐसा होता है और हम सबको ये एहतियात भी बरतना चाहिए। एक बात और, फिर हम उत्तर प्रदेश पर आ रहे हैं गौरव जी, ये एहतियात भी बरतना चाहिए कि अगर कुछ असंवेदनशील लोग, अगर कुछ लोगों का तबका, कोई हिस्सा कोई गलती करता है तो कृपया करके हम उसे जनरलाइज न करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हम सारे लोगों को कटघरे में खड़ा कर दें, यह भी कोई बहुत अच्छा परिचय, कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं होगा। बाकी आपकी बात पूरी तरह सही है। अब हमें जरा उत्तर प्रदेश में सर गौरव जी, उत्तर प्रदेश में सरकार और क्या कोशिशें कर रही है इस विषय पर बताइए।
मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूं, बस थोड़ा सा एक विषय में स्पष्ट हमारी सरकार ने कड़ाई से एक्शन क्यों नहीं लिया, उसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। उसका जीता जागता उदाहरण आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इंदौर में डॉक्टरों के ऊपर हमला हो रहा है, मुंगेर में पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, मुजफ्फरनगर में पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है। गौरव जी देखिए, अब समझिए ना आप इस बात को, ये सारी घटनाएं बेहद कंडेमेबल है। ये भी सब कुछ लोग हैं, ये राष्ट्र और संप्रभु राष्ट्र के सामने कुछ नहीं है। इन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सभ्य नागरिक, कोई सभ्य समाज, कोई भी सभ्य सरकार, कोई भी राजनीतिक दल ऐसी घटनाओं के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। और केवल निंदा नहीं, तालान साहब कह चुके हैं या अत्रे साहब कह चुके हैं, एक विशेषज्ञ के नाते डॉक्टर सिन्हा कह चुके हैं, आज नहीं पहले भी कई बार, कि इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए जहां से भी ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में गौरव जी क्या कहा था कि अस्पतालों में सफेद लिबास में आज भगवान घूम रहे हैं, वही हमें इस चुनौतीपूर्ण वक्त में बचाने का काम करेंगे। आपको तो ध्यान होगा, जनता कर्फ्यू के दिन 5 बजे 5 मिनट के लिए जो कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, वो किस लिए था? इसी कम्युनिटी, इसी समुदाय के हेड्स ऑफ के लिए था, सैल्यूट के लिए था। इसलिए सर, ये जो छुटपुट लोग हैं जिन घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनको दूसरे तरह से निपटने की जरूरत है। लेकिन वो उदाहरण किसी जगह चस्पा कर दिया जाए, यह बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे हम कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। सर, उत्तर प्रदेश पर बोलिए, उत्तर प्रदेश पर बोलिए। हम एक बार फिर से तालान साहब, आत्रे साहब और यहां डॉक्टर सिन्हा को जोड़ना चाहते हैं। गौरव जी, आप उत्तर प्रदेश पर बोलिए। सर, योगी सरकार ने जो जबरदस्त तैयारियां की है, लगातार मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, उसकी हमें जानकारी दीजिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से सिर्फ 16 जिलों में ये कोरोना का जो है असर देखा गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत व्यापक तैयारी की है, चाहे पीपीई किट की बात हो, मास्क की बात हो, या फिर लेवल 1, 2, 3 हॉस्पिटल्स की तैयारी की बात हो, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आज आप देखिए, सिर्फ 1 से 1.5 दिन के अंदर में 4.45 लाख मजदूरों के उनको भोजन का राशन दिया गया, खाद्यान्न दिया गया। आज 1100 करोड़ रुपए लगभग अवमुक्त किए गए अलग अलग कार्यों के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हर फ्रंट पे लगातार काम कर रही है और कहीं कोई स्थिति बिगड़े ना। आज ये मरकज की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में काफी लोग आए। उत्तर प्रदेश में कुल जितने लोग आए, इनकी पूरी ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली गई और लगभग काफी लोगों को डिटेन कर दिया गया है, क्वारंटाइन में भेजा गया है। उसका आंकड़ा भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी प्रेस में उसको क्लियर किया गया था अभी शाम को। आपकी बात पर हम छोटे छोटे 2 कमेंट, इससे पहले कि सिन्हा साहब को जोड़े, हम तालान साहब और आत्रे साहब के छोटे छोटे कमेंट लेना चाहते हैं। आत्रे साहब बोलिए, हमारे गौरव जी ने जो टिप्पणी की उस पर बोलिए। देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार इस समय जो है, ये गौरव जी से भी मेरा निवेदन है कि अपने नेताओं से आग्रह करें, उत्तर प्रदेश के नेताओं से और जगह से भी, देखिए दिखावा ना करें। अब ये समय दिखावा का नहीं है, कोई चुनाव का समय नहीं है, जनता की सेवा का समय है। आप काम करें, केवल अब वो बहुत हो गया, ये चुनाव के सब आएगा, उसके बाद राजनीति करने के लिए बहुत अवसर मिलेंगे। ये समय सेवा का है, देश के ऊपर संकट का है, प्रदेश के ऊपर संकट का है। हम चाहते हैं कि सेवा दिखनी चाहिए जमीन पर। जितने बड़े बड़े दावे और आप लोगों की तरफ से होते हैं, वो क्या जमीनी स्तर पर हो रहे हैं? काम नहीं हो रहे हैं। गौरव जी, आप जाइए, आप जिस जिले में रहते हैं, आप अपने जाएं, जरा आप देखें आपके ब्लॉक में, आपके जिले में, आपके गांव में, या क्या वो सुविधाएं पहुंच रही है? क्या तमाम शहरों में पहुंच रही है? आज क्यों लगातार ये आंकड़ा आप बता दीजिए, आज कितने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास किट है उत्तर प्रदेश के? ये बता दीजिए हॉस्पिटल्स में आज आखिर क्यों कि उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स जो हैं डर रहे हैं काम करते हैं? कितने डॉक्टर्स आज क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं? क्यों नहीं सरकार उनका ध्यान रखती? केवल और केवल इस समय डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का ध्यान रखना अति आवश्यकता है कि वो अगर काम छोड़ करके बैठ गए तो हम लोग कहां जाएगा, ये देश कहां जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि सफेद वस्त्रों में इस समय भगवान धरती पर घूम रहे हैं और हमें चाहिए कि वो लोग अगर हमारा ध्यान रख रहे हैं तो उनका ध्यान रखना सरकार का दायित्व है। नहीं मिल रहा। डॉक्टर्स किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं आप, सबकी यही शिकायत है कि हमारे पास किट नहीं है, हमारे पास
टेस्टिंग किट्स नहीं है। आज कितने लोगों का उत्तर प्रदेश में सरकार बता दें कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना का डिटेक्शन शुरू हुआ है, आपने कितने लोगों का आपने जो है ये कोरोना टेस्ट किया है, जो ब्लड टेस्ट किया है, ये बता दीजिए। क्यों नहीं सरकारी जरूर पूछेंगे अत्रे साहब, जरूर पूछेंगे। तालान साहब अगर हमारे साथ फोन लाइन पर है तो छोटी टिप्पणी लेना चाहते हैं। तालान साहब, तालान साहब आप सुन रहे हैं? तालान साहब आप फोन पर बने हुए हैं? जी तालान साहब, एक गौरव जी की टिप्पणी पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे गौरव जी बार बार सरकार पे जिम्मेदारी डालने की बात कर रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की उससे बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है। सरकार ने बोल दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लॉकडाउन कर दिया, लेकिन क्या ये सफल करना सरकार? देखिए, मैं अब किसी से जाके अपनी कॉलोनी में मिल लूं अंदर अंदर, तो ये सरकार थोड़ी देखेगी हर एक बंदे को। मुझे देखना है कि ये मुझे खुद जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, दूरी बना के रखनी है, लोगों को अवेयर करना है। ये समाज की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, इससे प्रभावित भी समाज होगा। जब नेता तो अपने बड़े बड़े इनके पास मेडिकल फैसिलिटी है, बच जाएंगे। निम्न स्तर में जब ये बीमारी पहुंच गई, वहां समझाना है लोगों को। वहां समझाना कैसे? अगर जो आप मेडिकल टीम पे हमला करेंगे, कोई नहीं समझा सकता है। अगर जो आप पहले ही दुराग्रह है आपके मन में कि हमें ऐसे करना है, सोशल मीडिया पे अगर जो आप वीडियो देख लें लोगों के कोरोना को लेके, समुदाय विशेष के लोगों के, तो आप दंग रह जाएंगे। वो कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। ये सब ये टाइम इन सब चीजों का नहीं है। ये हम सबको सामूहिक जिम्मेदारी कि हम इस बीमारी से लड़ें। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसीलिए WHO ने उसकी तारीफ की है। ठीक बात, ठीक बात। नहीं तो सरकार तालान साहब, अत्रे साहब, गौरव जी, अब एक बार हम डॉक्टर सिन्हा को जोड़ लेते हैं। एक बार डॉक्टर सिन्हा को जोड़ लेते हैं, क्योंकि पिछले 24-48 घंटों में कई नई थ्योरीज भी सामने आ गई हैं। हम चाहते हैं कि उन थ्योरीज पर थोड़ी सी बात हो जाए और उनमें कितनी दम है, ये एक विशेषज्ञ के नाते डॉक्टर सिन्हा हम सबको बता सकें। डॉक्टर सिन्हा, हमें ये बताइए कि वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। क्या अब तक कोई वैक्सीन अस्तित्व में आई है? क्या भारत में किसी वैक्सीन पर गंभीरता से कोई काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? नंबर 1। नंबर 2, आज एक अच्छी खबर हमें दिखाई दी, वो ये थी कि भारत सरकार ने ये तय किया है कि वो एक हफ्ते में 20 लाख टेस्ट कोरोना वायरस के करवा पाएगी। इस व्यवस्था की फिजिबिलिटी क्या है एक विशेषज्ञ होने के नाते? कब से हो सकेंगे? क्या वो कल परसों से होने शुरू हो जाएंगे? क्या हमने टेस्ट किट जो है, जो ऑर्डर की थी, वो आनी शुरू हो गई हैं, मिलनी शुरू हो गई हैं? उनका वितरण किस लिहाज से, किस तरीके से किया जा रहा है? इस पर अगर कोई जानकारी हो तो वो जरूर दीजिए। और दूसरा, ये जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग है, अगर अभी तक नहीं हुई है तो फिर क्या खतरा, क्या आशंका है कि वो कब तक बढ़ सकती है? इन आने वाले हफ्ता 10 दिनों में हमें कैसे कैसे इससे बचाव करना है, डॉक्टर सिन्हा? आपके 3 क्वेश्चन थे, उसमें मैं जैसे आपने बताया कि टेस्टिंग के किट्स के बारे में, तो जैसे मैंने आपसे बताया हुआ था कि हमने केवल 23 तारीख के बाद से ही बाकी 9 कंपनियों को दिया था। तो वो अब कुछ आने, क्योंकि वो टेस्टिंग किट आके बनाने में भी थोड़ा समय लगता है, बट जैसे कि आपने पढ़ा कि और आया भी गया कि हम 20 लाख टेस्टिंग किट्स के पास अवेलेबिलिटी इंडिया में करा लेंगे। बट दैट इज, वो जो है वो बना हुआ जो है वो केवल ये हमारा 1 से 2 महीने का प्लान के अंदर में है कि जब तक ये हमारा जो कोरोना वायरस है ये एपिडेमिक हो रहा है और जब तक केसेस सामने आ रहे हैं, तो हमारे पास ये संसाधन जो है 2 से 3 महीने के अंदर के लिए है कि जहां पे हमारे पास 20 लाख टेस्ट कर सकें। वो अभी एक साथ उपलब्धता नहीं हो पाएगी उनकी। अच्छा। उसमें थोड़ा समय लगेगा, बट हाँ डेफिनेटली, जो कि अब कंपनियां जो है, भारतीय कंपनियां भी बना रही हैं और उनको पास सामान उपलब्ध हो रहे हैं, तो इससे एक चीज है कि हमारे पास टेस्टिंग की जो नंबर्स होंगे वो धीमे धीमे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक। और बाकी जैसे जो आपने जो हमने ये पूछ रहे हैं कि जो अच्छी खबर में हम की एपिडेमिक जो बन भी जाती है, देखिए मैं हर समय यही बोल रहा हूँ कि अगर ये एपिडेमिक बन भी जाती है, इसमें सबसे बड़ा हाथ फिर हमारा ही रहेगा। अगर जहाँ पे ये इस तरह के संख्या आने लगे कि लोग जो हैं जैसे कि इटली में और स्पेन के जैसा होने लगे, उसके पीछे हमारा ही हाथ रहेगा अगर हम इस चीज को ठीक से समझते नहीं है। ये जो तबलीगी जमात वाली घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे जो है डेफिनेटली आपने अगर आप देखा होगा तो
कल तमिलनाडु में, आंध्रा में, यूपी में, अंडमान में जो केसेस आए हुए हैं, ये सारे के सारे जो केसेस आए हैं, इवन जो अभी तक जो केसेस लगभग 500 केसेस ऐसे आ चुके हैं जिनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर हम कर रहे हैं तो जिनकी मिलावट इनसे तबलीगी जमात से हो पा रही है जी। तो ये जो सडन इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे मुझे ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और मेरा बाकी कोई भी आप ये धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हों, कोई भी हों, सिख हों, ये बीमारी की आपका धर्म देख के नहीं आपको पकड़ेगी, ये आपकी जान के लिए है, बचाने के लिए सारी जो कवायतें की जा रही हैं ये आपके लिए की जा रही हैं। कृपया करके इसे ध्यान से रखिए। जो चीजें हुई हैं, डॉक्टरों से घटना हो रही है, हमारे ऊपर में चीजें जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम विचलित होने वाले, हम जो डॉक्टर कम्युनिटी है ये इससे विचलित होने वाली नहीं है। हम अपना कार्य जैसा पहले कर रहे थे हम उसी तत्परता से ये कार्य करते रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली इससे हमारे मनोबल को एक वो ठेस पहुंचता है कि हम जिसके लिए कर रहे हैं वो चीज हम ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं काम जो हमें हमारे लाइफ को और हमारे जिंदगी को कोई एक वो भी ना कर रहे हो। तो ये चीजें को ना करें। आप अगर आपने सुना भी होगा, मैं जानता नहीं वो कितना सच है, कि क्वारंटाइन लोग जो भी हैं अंदर में वहां पे भर्ती हैं वो डॉक्टरों के ऊपर थूक भी रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं हुई चीजें जो डॉक्टर सिन्हा, बिल्कुल ऐसी घटनाएं हुई हैं और ये बहुत निंदनीय, कंडेमेबल घटनाएं हैं। किसी भी कीमत पर ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाओं पर एजेंसियों को, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ एक मामलों में हुई भी है जो जानकारी हमें मिली है। डॉक्टर सिन्हा प्लीज बोलिए। और बाकी जैसे हमने कह रहे कि जो इसके पीछे अभी रोकने के लिए जो है, मेरे को लगता है जहां तक, क्योंकि ये केस अभी बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी में है, ऑल्दो इसका जो रेट है अगर हम देखें तो 1.4 अभी तक जो भी डाटा आ रहा है, अगर आप देखिए तो डेली के हिसाब से 1.4 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जो कि अगर आप इटली और इनसे यूएस के केसों से देखेंगे, वहां जो डेली मल्टीप्लिकेशन है वो लगभग 8 टाइम्स हो रही है। वो हमसे उनसे 8 गुना पीछे हैं अभी भी। और अगर ये कर्व को, ये जो कर्व हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, ये ग्राफ जो हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, बहुत जल्दी से गौरव जी को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने जो एक तुलना रखी, हम ये जानना चाहते हैं सर कि ये 8 गुने का जो फर्क है, ये फर्क इसलिए है कि हम उनसे ज्यादा अवेयर हैं, हम उनसे ज्यादा पहले प्रिकॉशनरी मेजर ले चुके हैं, या फिर ये फर्क केवल इतना और इसलिए है कि अभी वो समय नहीं आया है? अभी हम 6-8 हफ्ते के दौर में ही चल रहे हैं, जैसे ही हम 12-13 हफ्ते में जाएंगे यहां भी एक वैसी ही आशंका बन सकती है, क्योंकि आंकड़ा हमारा भी 2000 की तरफ जा रहा है और आप कई बार बता चुके हैं कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई करता है। आप कई बार खुद इस तरफ इशारा कर चुके हैं। तो अगर हमारे आंकड़े कम हैं, इसकी वजह आपको क्या लग रही है? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो आपका कि ये जो इतने कम हो रहे हैं उसका लॉकडाउन का पब्लिक, क्योंकि हमारे पास देखिए केसेस यूएस में केस हुआ हो और इंडिया में केस और इटली का केस लगभग जो है वो एक हफ्ते के अंतराल में ये सारे केसेस आपस में आए हैं। जो पहली बार उनके यहाँ पे, हमारे यहाँ 30 जनवरी को आया है, यूएस के अंदर में 26 और या 22 को करीब में आया था। तो लगभग इसी टाइम पे ही एंड ऑफ जनवरी में ही सारे केसेस इन जगहों पे स्टार्ट हुए थे। बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। हमें ये कह सकता हूँ कि हमने, शायद मीडिया ने इसके काफी ज्यादा उछाला, लोगों को समझ में आया, भारतीय सरकार ने भी इससे शुरुआत तरीके से ही इसको गंभीरता से लिया है। ये जो हम जो देखिए 130 करोड़ लोगों को संभालना, जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं मानता हूं कि कुछ कहीं पे चीजें हुई हैं, लेकिन आप ये सोचिए 130 करोड़ का परिवार है ये, और 130 करोड़ के परिवार में सारे लोग सेम नहीं होते हैं, सब कुछ एक तरीके से संभाला नहीं जाता है। मैं अभी भी कहूंगा कि ये काफी जो ये लॉकडाउन किया गया है, भारतीय सरकार ने जिस तरीके से ये लॉकडाउन किया है, 130 करोड़ को एक साथ में घरों में बंद करके रखना और उनके लिए सारे इंतजाम करना, वो बहुत बड़ी एक वो कोई छोटी चीज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कोई छोटी चीज नहीं है डॉक्टर साहब। और वो भी 21 दिनों तक। ये डिसीजन ही अपने आप में कोई छोटा डिसीजन नहीं है। इंडिया की इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में ये पहली बार
हुआ है। हम एक बार गौरव जी के पास जाना चाहते हैं, चूंकि तालान साहब ने भी और डॉक्टर सिन्हा और आत्रे साहब ने भी इस बात पे जिक्र किया। हम देख रहे हैं गौरव मिश्रा जी की सरकार लगातार इंतजाम कर रही है, लेकिन अब जो सवाल कुछ घटनाओं से खड़ा हुआ है, खासतौर से इंदौर की घटना से, मुंगेर का जिक्र आप खुद कर रहे हैं, इसके अलावा बेंगलोर में भी कुछ इस तरह की घटना रिपोर्ट हुई है, तमिलनाडु में। हमें ये बताइए कि डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए क्या उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं कि कम से कम यूपी में इस तरह की कोई घटना न हो? क्योंकि डॉक्टर इस वक्त जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस अपफ्रंट पोजीशन में लड़ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उनके मनोबल को ऊंचा रखना, उनके मनोबल को कायम रखना। इसके लिए सरकार कोई विशेष इंतजाम कर रही है क्या, गौरव जी? राजीव जी, मैं स्वयं आज एक हॉस्पिटल में गया। मेरे छोटे भाई, सगे छोटे भाई डॉक्टर हैं और मैं उनके हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिला और उनसे मैंने पूछा कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? पूरे देश से ये खबर आ रही है कि कहीं डॉक्टर के ऊपर हमला हो रहा है, कहीं पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? तो चूंकि ये वाराणसी है, वाराणसी में पुलिस व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और उनकी एक ही बात थी कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मरीज की सेवा नहीं कर रहे बल्कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। उस जज्बे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने उन सब को प्रणाम किया, नमन करने की मेरी इच्छा हुई सबकी। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो भरोसा है, जो विश्वास है डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर या फिर आम जनता के अंदर, उनको ये पूरा भरोसा है कि अगर यहाँ कोई थोड़ी भी गड़बड़ी करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। उसके साथ कानून का जो सख्त डंडा है वो तुरंत और इमीडिएट चलेगा। जैसे रात में उसी मरकज से आए हुए 5 लोग बनारस में थे जो फरार थे, जो मिल नहीं रहे थे, उनको रात में खोज करके निकाला गया और खोज करके निकाल करके उनको क्वारंटाइन किया गया। तो ये भरोसा शासन की तरफ से आम जनता के अंदर, जो वैरियर्स इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के, मेडिकल के क्षेत्र के हो, पैरामेडिकल के क्षेत्र को हो, या रसद या सब्जी या सामान पहुंचाने वाले लोग हो, तो ये भरोसा शासन की तरफ से बहुत आवश्यक है और वो हमारी सरकार देने में पूर्ण रूप से सफल रही है। और जहां मुजफ्फरनगर में एक घटना समझ में आई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और कानून के अंतर्गत जो दंड निर्धारित होगा वो उनके साथ वही बर्ताव किया जाएगा। राजीव जी, जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का लगातार 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपने अपने विश्लेषण, अपने अपने नजरिए प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के सामने रखने के लिए, लाने के लिए। देखिए, बातें वही पुरानी हैं, हमारा आचरण ये तय करता है कि हम किस लक्ष्य और किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस की चुनौती दिन पर दिन गंभीर हो रही है, आंकड़ों से हम ये समझ सकते हैं। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, हम दूसरे देशों के तजुर्बे से समझ सकते हैं। कृपया करके उन चीज़ों को ज़रूर अपनाइए, करिए जो निवेदन, जो अपील आपसे लगातार की जा रही है। और डॉक्टर्स कम्युनिटी को लेकर कृपया करके इस तरह की कोई अशोभनीय हरकत कतई मत करिए, क्योंकि डॉक्टर इस वक्त धरती पर भगवान के रूप में हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं सुबह 9 बजे। निगाह प्राइम न्यूज़ की रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी इस चुनौतीपूर्ण वक्त में क्या कहते हैं और कौन सी नई बात राष्ट्र के सामने रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं। Oh